हमारी आज की फिल्म एक बहुत ही जबरदस्त साउथ कोरियन रिवेंज ड्रामा है जिसका नाम है सिंपैथी फॉर मिस्टर वेंजेंस। इस मूवी की स्टोरी बाकी रिवेंज फिल्मों से थोड़ी हटके है और शायद यही वजह है कि इसकी IMDb रेटिंग है 7.5, जो देखा जाए तो कोरियन फिल्मों के हिसाब से काफी अच्छी है। इस मूवी की बाकी जितनी भी डिटेल्स हैं वो सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फटाफट शुरू करते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। तो कहानी की शुरुआत में हम इसके मेन लीड रियो को देखते हैं जो बोल और सुन नहीं सकता, यानी कि एक तरह से वो गूंगा और बहरा है। उसके माँ बाप तो काफी पहले ही मर चुके थे और फिलहाल उसकी बहन के अलावा इस दुनिया में उसका कोई भी नहीं। माँ बाप के मरने के बाद उसकी बड़ी बहन ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया और इसी वजह से इन दोनों भाई बहनों के बीच काफी अच्छी बॉन्डिंग है। लेकिन फिलहाल रियो की जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानी ये है कि उसकी बहन की दोनों किडनीज खराब हो चुकी हैं और इसीलिए अगर उसका जल्द से जल्द किडनी ट्रांसप्लांट नहीं करवाया गया तो वो ज्यादा दिन नहीं जी पाएगी। इन दोनों ने अपनी एक पुरानी जमीन को बेचकर उस ऑपरेशन में लगने वाले पैसों का इंतजाम तो कर लिया है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि कई महीने बीत जाने के बाद भी इन्हें अभी तक कोई किडनी डोनर नहीं मिला है। रियो तो चाहता था कि वो अपनी ही एक किडनी डोनेट करके अपनी बहन की जान बचा सके, लेकिन डॉक्टर ने बताया कि दोनों के ब्लड ग्रुप अलग होने की वजह से रियो उसे अपनी किडनी डोनेट नहीं कर सकता। धीरे धीरे समय निकलता जा रहा है और उसकी बहन की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। अपने घर का खर्चा चलाने के लिए वो किसी फैक्ट्री में एक लेबर का काम करता है और बचे कुछ टाइम में घर पे ही रहकर अपनी बहन का ख्याल रखता है। वो किसी भी हाल में अपनी बहन की जान बचाना चाहता है, लेकिन फिलहाल वो इतना बेबस है कि कुछ भी नहीं कर पा रहा। रियो की एक गर्लफ्रेंड भी है जिसका नाम है चा, और वही एक इकलौती इंसान है जो इन मुश्किल भरे हालातों में उसे हिम्मत देती है। ये लड़की काफी हद तक कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रभावित है, इसीलिए इसे साउथ कोरिया के मुकाबले नॉर्थ कोरिया ज्यादा पसंद आता है और चोरी छुपे ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से भी जुड़ी हुई है जिसको साउथ कोरिया में एक तरह का टेररिस्ट ग्रुप माना जाता है। चा को भी रियो की लाइफ में चल रही परेशानियों के बारे में पता है और वो उसकी मदद करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। फिलहाल डोनर ना मिल पाने की वजह से रियो इतना परेशान है कि वो पिछले कुछ दिनों से अपने काम पर भी नहीं गया और इसी वजह से एक दिन उसको जॉब से भी निकाल दिया जाता है। लेकिन वो ये बात अपनी बहन को बताकर उसे और परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए वो हर सुबह अपने घर से ऐसे निकलता है जैसे कि मानो काम पर जा रहा हो और फिर पूरा दिन इधर उधर घूमकर काटने के बाद शाम के समय वो वापस अपने घर पहुंच जाता है। फिर एक दिन उसे एक ऐसी गैंग के बारे में पता चलता है जो ब्लैक मार्केट में चोरी छुपे किडनी बेचने का काम करती है। इस काम में थोड़ा खतरा तो था, लेकिन फिलहाल उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो आखिरकार उन लोगों से मिलने के लिए उनके अड्डे पर पहुंच ही आता है। इस गैंग में काम करने वाले टोटल 4 मेंबर थे और 50 साल के आसपास की एक औरत ही इसे ऑपरेट कर रही थी। एक किडनी के बदले में ये लोग रियो से काफी ज्यादा पैसों की डिमांड करते हैं, लेकिन फिलहाल उसके पास इतने ज्यादा पैसे तो नहीं थे, तो ये औरत रियो को एक ऑफर देती है। ये कहती है कि तुम्हारे पास जितने भी पैसे हैं उसके साथ साथ तुम्हें अपनी एक किडनी भी देनी होगी, तभी हम बदले में तुम्हारी बहन के इलाज के लिए किडनी दे पाएंगे। रियो इस समय इतना ज्यादा डेस्परेट था कि वो बिना सोचे समझे तुरंत ही इस ऑफर को मान लेता है। वो इस बारे में अपनी बहन को भी कुछ नहीं बताता और फिर अगले ही दिन वो सारे पैसे लाकर इन लोगों को दे देता है। लेकिन पैसों के अलावा रियो को अपनी एक किडनी भी इनको देनी थी, तो कुछ ही देर में इस ऑपरेशन के लिए रियो को बेहोश किया जाता है। फिर इसके कुछ घंटों बाद जब रियो की आंखें खुलती हैं तो इस जगह की हालत देखकर वो समझ जाता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। असल में किडनी बेचने वाला वो गैंग पूरी तरह से फ्रॉड था और वो लोग इसी तरह से अपना चलता फिरता सेटअप लगा के लोगों को बेवकूफ बनाया करते हैं। इस जगह को छोड़ने से पहले वो पैसों के साथ साथ रियो की एक किडनी भी ले गए। वो बिना कपड़ों के यहाँ पड़ा दर्द से कराह रहा था और उसे बहुत ज्यादा गुस्से के साथ साथ अपनी जिंदगी पर तरस भी आ रहा था। इसके बाद वो किसी तरह अपनी गर्लफ्रेंड के पास पहुंचकर उसे ये सारी बात बताता है। चा उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा होते हुए उसे पीटने लगती है क्योंकि पैसों के साथ साथ रियो अपनी भी एक किडनी खो चुका था। फिर अगले दिन उसकी बहन का इलाज करने वाला डॉक्टर रियो को बुलाता है। डॉक्टर उससे कहता है कि तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है, तुम्हारी बहन के इलाज के लिए हमें एक किडनी डोनर मिल गया है और इसके बदले उसने 10 लाख रुपए की डिमांड की है, तो जितना जल्दी हो सके तुम हॉस्पिटल में पैसे जमा करा के उसके ऑपरेशन की तैयारी करो। लेकिन ये खबर सुनने के बाद भी रियो के चेहरे पर कुछ खास खुशी नहीं थी, क्योंकि वो पहले ही अपने सेविंग के सारे पैसे उस किडनी चोर गैंग को दे चुका था और अब उसे इस बात पर बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा है कि काश उसने जज्बाती होकर वो गलत कदम ना उठाया होता, तो आज उन पैसों से उसकी सारी मुश्किलें खत्म हो जाती। खैर, जो हो गया सो हो गया, लेकिन फिलहाल उसके लिए ये अच्छी खबर है कि उसकी बहन के लिए एक किडनी डोनर मिल चुका है, तो अब उसको जरूरत है सिर्फ 20 लाख रुपए की, ताकि वो किडनी खरीदने के साथ साथ इस ऑपरेशन का भी सारा खर्चा भर सके। इन मुश्किल हालातों में उसकी गर्लफ्रेंड चा उसकी हर संभव मदद करने के लिए तैयार है और इसीलिए वो रियो के साथ मिलकर एक बड़ा ही प्रैक्टिकल सा प्लान बनाती है। और प्लान कुछ ऐसा है कि ये दोनों मिलकर किसी अमीर आदमी के बच्चे को किडनैप करेंगे और उसे वापस करने के एवज में 20 लाख रुपए की डिमांड करेंगे। चा कहती है कि क्यों ना हम तुम्हारे फैक्ट्री के मालिक के बच्चे को ही किडनैप करें, वैसे भी उस आदमी ने तुम्हें काम से निकाला था, तो उसके साथ ये सब कुछ करने में तुम्हें बुरा भी नहीं लगेगा। शुरुआत में तो रियो इस बात पर राजी नहीं होता, लेकिन चा के बहुत ज्यादा ही कन्विंस करने पर वो आखिरकार इस काम को करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर अगले दिन से ही ये लोग उस किडनैपिंग की प्लानिंग शुरू कर देते हैं। इसी बीच इनकी नजर पार्क नाम के एक आदमी पर पड़ती है जो असल में रियो के फैक्ट्री मालिक का दोस्त था।
यह आदमी भी रयू के बॉस की तरह ही काफी ज्यादा अमीर है और इन दोनों की बेटियां ही एक दूसरे की अच्छी दोस्त हैं, जिस वजह से इन दोनों का अक्सर मिलना जुलना होता रहता है। पार्क को देखने के बाद ये दोनों अपने प्लान में थोड़ी तब्दीली करते हैं। इसके पीछे की वजह ये थी कि अभी कुछ दिनों पहले ही रयू के बॉस ने उसे काम से निकाला था, तो अगर इन लोगों ने उसकी बेटी को किडनैप किया तो जाहिर सी बात है कि पुलिस का पहला शक रयू पर ही जाएगा। तो ये दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं कि ये पार्क की बेटी को किडनैप करेंगे। अब क्योंकि पार्क भी बहुत ज्यादा अमीर है तो वो आसानी से पैसे दे देगा, और वैसे भी पार्क और रयू के बीच किसी भी तरह का कोई कनेक्शन नहीं है, तो वैसे भी पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के दौरान रयू पर कभी कोई शक नहीं होगा। फिर जब अगले दिन रयू का बॉस और पार्क अपनी अपनी बेटियों के साथ कहीं जा रहे थे तो वहाँ रास्ते में एक आदमी सड़क पर लेटकर थोड़ा बवाल करने लगता है, जिस वजह से इन्हें अपनी गाड़ी रोकनी पड़ती है। इस आदमी का नाम है पेंग, जो पार्क की ही कंपनी में काम किया करता था, लेकिन उसकी कुछ लापरवाही की वजह से उसे कंपनी से निकाल दिया गया। वो पार्क के सामने काफी गिड़गिड़ाता है कि उसे काम पर वापस रख लिया जाए, क्योंकि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन काफी ज्यादा खराब है और ऐसे में वो अपने 4 बच्चों को नहीं पाल पाएगा। काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करने पर भी जब पार्क उसकी बात नहीं मानता तो पेंग एक चाकू लेकर खुद को ही जगह जगह काटने लगता है। किसी तरह पार्क उससे फाइट करके उसके चाकू को छीन लेता है ताकि वो आदमी अपनी जान न ले सके। रयू और चा भी यहीं आसपास ये सब कुछ होते हुए देख रहे थे और इसी मौके का फायदा उठाकर वो दोनों बड़ी ही सफाई से पार्क की बेटी को किडनैप कर लेते हैं। लेकिन ये किडनैपिंग थोड़ी अलग किस्म की थी, जिसमें पार्क की बेटी को ये बताया गया था कि ये एक तरह का गेम है जिसमें उसे 3 दिनों तक इन लोगों के ही साथ रहना होगा। उस बच्ची को ऐसा बताया जाता है कि रयू और उसके फादर दोनों अच्छे दोस्त हैं और उसका फादर पार्क अपनी बेटी को ये सिखाना चाहता है कि गरीब लोग अपनी जिंदगी कैसे जिया करते हैं। इसीलिए उसने 3 दिनों के लिए अपनी बेटी को रयू और उसकी फैमिली के साथ छोड़ा है। रयू की बहन को भी इस किडनैपिंग की असलियत के बारे में पता नहीं था। उसको बताया गया था कि इस छोटी बच्ची की माँ का एक्सीडेंट हो गया है, तो उसके फादर ऐसा नहीं चाहते कि वो अपनी माँ को इतनी बुरी हालत में देखे, इसलिए जब तक उसकी माँ की हेल्थ थोड़ी ठीक नहीं हो जाती तब तक इस बच्ची को हमें अपने साथ ही रखना होगा। तो देखा जाए तो एक तरह से रयू और चा के अलावा किसी को भी इस किडनैपिंग के बारे में पता नहीं था और इसी वजह से पार्क की बेटी यहाँ इन लोगों के साथ काफी खुश भी थी। इसी बीच रयू उसे अपने हाथों से एक नेकलेस बना के देता है जो पार्क की बेटी को काफी ज्यादा पसंद आया था, और इसके बदले में वो लड़की रयू को अपनी फेवरेट डॉल दे देती है, क्योंकि रयू और चा के प्लान के मुताबिक इस किडनैपिंग के आगे के प्रोसेस में ये डॉल उनको काफी काम आने वाली थी। फिर अगले दिन ये दोनों पार्क के पास इस डॉल के साथ साथ उसकी बेटी का एक फोटो और एक लेटर भी भेजते हैं, जिसमें लिखा था कि अगर उसे अपनी बेटी जिंदा वापस चाहिए तो पुलिस को बिना कुछ बताए 20 लाख रुपए का जल्द से जल्द इंतजाम करे और कल तक वो लोग उसे लोकेशन देकर वहां पर बुला लेंगे। पार्क भी पुलिस को बताकर किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए वो अगले ही दिन उन दोनों के कहे मुताबिक पैसे लेकर उस जगह पर पहुंचने के लिए निकल जाता है। इस पूरे सफर के दौरान पार्क के साथ कम्युनिकेट करने के लिए ये दोनों पार्क की बेटी के फोन का ही इस्तेमाल करते हैं। इस पूरे सफर में चा उसे चोरी छुपे फॉलो कर रही थी और उसकी बेटी के फोन से मैसेज करके हर अगले कदम के बारे में जानकारी देती है। चा के ऐसा करने के पीछे की वजह ये थी कि अगर कहीं बाई चांस पार्क ने इस किडनैपिंग के बारे में पुलिस को बता दिया हो तो ये दोनों पहले ही अपनी प्लानिंग चेंज करके बच के निकल जाएं। कुछ घंटों के सफर के बाद जब पार्क फाइनली उस जगह पर पहुंचता है तो रयू उसके चेहरे को एक प्लास्टिक से ढककर उन पैसों को लेकर वहां से भाग जाता है, लेकिन यहाँ से भागने से पहले उसने पार्क के चेहरे को कवर करके उसे एक बिजली के खंभे से बांध दिया था ताकि वो रयू का पीछा करके उसके प्लान को बिगाड़ने की कोशिश ना करे। यहीं दूसरी तरफ हमें रयू के घर का एक सीन दिखाया जाता है। रयू की बहन जब उसको कपड़ों को धोने के लिए उन्हें वॉशिंग मशीन में डालने वाली थी तो उसे रयू के पॉकेट से एक लेटर मिलता है जो असल में रयू का टर्मिनेशन लेटर था। वो समझ जाती है कि रयू को उसके काम से निकाल दिया गया है और आखिरकार उसे रयू के इस किडनैपिंग वाले प्लान के बारे में भी पता चल जाता है। वो समझ जाती है कि इस छोटी बच्ची को यहाँ किडनैप करके लाया गया है और इस बात से उसे बहुत ज्यादा हर्ट होता है। वो सोचने लगती है कि उसके भाई को ये सब कुछ सिर्फ उसकी जान बचाने के लिए ही करना पड़ा। वो तो कभी ये सपने में सोच भी नहीं सकती थी कि उसका भाई किडनैपिंग जैसा ही गंदा काम करेगा, और यही सब सोचते हुए उसे अपने आप से नफरत सी होने लगती है। वो खुद को अपने भाई के ऊपर एक बोझ जैसा महसूस करने लगती है और इसीलिए उसके अंदर जीने की इच्छा भी अब काफी हद तक खत्म हो चुकी थी। कुछ घंटों बाद जब पैसे लेकर रयू अपने घर वापस आता है तो आज वो बहुत ज्यादा ही खुश था, क्योंकि इन पैसों की वजह से बहुत जल्द उसकी सारी मुश्किलें खत्म होने वाली थी। इसी समय पार्क की बेटी उसे उसकी बहन का लिखा हुआ एक लेटर देती है। इस लेटर को पढ़ते समय तो मानो पार्क के पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई हो। वो जल्दी से बाथरूम की तरफ भागता है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। असल में उसके यहाँ पहुंचने से पहले ही रयू की बहन आत्महत्या कर लेती है और इस लेटर में उसने लिखा था कि अपने भाई की इस किडनैपिंग वाली हरकत से वो बहुत ज्यादा दुखी है और इसीलिए अब वो अपनी इस मुश्किल भरी जिंदगी को खत्म करके अपने भाई के ऊपर से ये बोझ हमेशा के लिए हटाना चाहती है। लेकिन मरने से पहले उसकी एक आखिरी इच्छा थी, जिसमें उसने लिखा था कि रयू उसकी लाश को उसी जगह पर दफनाए जहाँ पर इन दोनों भाई बहनों ने बचपन में काफी सारा अच्छा समय बिताया था। ये किसी नदी के किनारे की एक ऐसी जगह थी जहाँ ये दोनों बचपन में अक्सर जाया करते थे। रयू को उसकी बहन की मौत से बहुत ज्यादा दुख होता है और इसलिए अब ये पैसे और जिंदगी उसके लिए कुछ खास मायने नहीं रखती।
वो अपनी बहन की इस आखिरी इच्छा को पूरी करने के लिए उसकी डेड बॉडी लेकर तुरंत ही उस जगह पर पहुंचने के लिए निकल पड़ता है। वो पार्क की बेटी को यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता था, इसलिए वो उसे भी वहाँ अपने साथ लेकर जाता है। पूरी रात ड्राइविंग करने के बाद वो सुबह सुबह उस जगह पर पहुंच जाता है। वो पार्क की बेटी को उसी कार में छोड़कर अपनी बहन की लाश को वहाँ नदी किनारे दफनाने लगता है। लेकिन इसी बीच पागल सा दिखने वाला एक आदमी उस कार के पास आता है। वो पार्क की बेटी के गले में पड़े नेकलेस को जबरदस्ती निकालने की कोशिश कर रहा था, तो उससे बचने के लिए वो लड़की जल्दी से कार से बाहर आती है और जोर जोर से रियू को आवाज देकर बुलाने लगती है। लेकिन रियू तो ठहरा गूंगा और बहरा, तो वो इस छोटी बच्ची की आवाज को नहीं सुन पाता। तो उस पागल से खुद को बचाने के लिए वो रियू की तरफ भागने लगती है और इसी दौरान उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो पुल से नीचे उस नदी में गिर जाती है। रियू को इन सारी बातों के बारे में जरा भी अंदाजा नहीं था, इसलिए वो चुपचाप अपने काम में लगा हुआ था। इसके बाद जब वो अपना काम खत्म करके पीछे मुड़ता है तो देखता है कि वो छोटी बच्ची पानी में डूबकर मर चुकी है, क्योंकि उसे तैरना नहीं आता था। ये देखकर तो रियू को और भी ज्यादा शौक लगता है। उसकी ही गलती की वजह से उसकी बहन के साथ साथ इस छोटी बच्ची को भी अपनी जान गंवानी पड़ी। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या किया जाए। फिर किसी तरह वो उस बच्ची की लाश को पानी से बाहर निकाल के लाता है। उसे ये सब कुछ होने का बहुत ज्यादा अफसोस था, लेकिन वो पास्ट में जाकर इन चीजों को फिर से ठीक नहीं कर सकता था, इसलिए वो छोटी बच्ची की लाश को वहीं नदी किनारे छोड़कर वहां से भाग जाता है। फिर अगले ही दिन यहाँ की लोकल पुलिस की हेल्प से पार्क को भी इस बारे में पता चल जाता है। वो उस नदी किनारे अपनी बेटी की लाश देखकर फूट फूट कर रोने लगता है और अब फिलहाल अपनी बेटी के कातिल से बदला लेना ही उसकी जिंदगी का मकसद था। इस काम के लिए वो एक प्राइवेट डिटेक्टिव चोई को भी हायर करता है, ताकि वो पुलिस से पहले उन कातिलों के पास पहुंचकर उन्हें खुद अपने हाथों से खत्म कर सके। इसके बाद पार्क की बेटी के फोन को ट्रैक करके पुलिस वाले उस घर में पहुंच जाते हैं जहां रियू अपनी बहन के साथ रहा करता था। लेकिन उसकी बहन के मरने के बाद रियू इस घर को छोड़ के जा चुका था, तो पुलिस वालों के हाथ कुछ भी नहीं लगता। डिटेक्टिव चोई पार्क से पूछता है कि क्या तुम्हारी किसी के साथ दुश्मनी थी या फिर किसी और वजह से तुम्हें किसी आदमी पर शक हो। पार्क कहता है वैसे तो मेरी किसी के साथ भी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन फिर उसे याद आता है अपने पुराने वर्कर पेंग के बारे में, जिसे अभी कुछ दिनों पहले ही उसने काम से निकाल दिया था। तो वो चोई के साथ उससे पूछताछ करने के लिए उसके घर पर पहुंचता है। लेकिन यहाँ पहुंचने के बाद उसे एक और हार्श रियलिटी के बारे में पता चलता है। उसे पता चलता है कि उसके पुराने वर्कर पेंग की हालत सच में बहुत ज्यादा खराब थी और कल रात ही उसने अपनी पूरी फैमिली के साथ जहर खा के सुसाइड कर लिया। उनमें से एक छोटा बच्चा अभी भी जिंदा था, तो पार्क उसे वहां से ले जाकर जल्दी से हॉस्पिटल में एडमिट करवाता है। इस पूरी घटना को देखकर पार्क को समझ आ जाता है कि इन सब के पीछे पेंग तो नहीं हो सकता, क्योंकि फिलहाल तो वो इस कंडीशन में नहीं था कि इस पूरी किडनैपिंग को प्लान कर सके। फिर थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन के बाद पार्क को भी रियू के घर का पता चल जाता है। वो किडनैपर्स के द्वारा भेजी गई फोटो को देखकर समझ जाता है कि किडनैपिंग के बाद उसकी बेटी को कुछ दिन इसी घर में रखा गया था। इस कमरे के बगल में कुछ लड़के रहते थे जो अक्सर रेडियो सुना करते थे। वो लोग इस समय भी रेडियो सुन रहे थे, जिसपे अफेक्शन नाम का एक प्रोग्राम चल रहा था। रियू और उसकी बहन भी इस प्रोग्राम के बहुत बड़े फैन थे और वो दोनों अक्सर इसको सुना करते थे। रियू ने इस प्रोग्राम के लिए कई बार अपनी चिट्ठियां भी भेजी थी, जिसमें उसने इसी घर का एड्रेस लिखा था। धीरे धीरे पार्क को भी इस घर में रहने वाले रियू और उन चिट्ठियों के बीच का कनेक्शन समझ में आ जाता है। वो समझ जाता है कि इस केस से जुड़ा हुआ अगला क्लू उसे उस FM रेडियो के ऑफिस में ही मिलेगा। इसके बाद वो तुरंत ही वहां पहुंचकर रियू के द्वारा भेजे गए उन लेटर्स को देखने लगता है। इन लेटर्स में रियू ने एक पेंटिंग भी भेजी थी, जो असल में उसी जगह का रिफ्लेक्शन था जहां पार्क को उसकी बेटी की लाश मिली थी। वो समझ जाता है कि आगे की कहानी को समझने के लिए उसे फिर से उसी जगह पर जाना होगा। फिर वहां पहुंचकर थोड़ी बहुत देर खोजबीन करने के बाद वो आसानी से रियू की बहन की लाश को ढूंढ लेता है। वो उसकी डेड बॉडी को वहां से लाकर उसका पोस्टमार्टम करवाता है और फिर डिटेक्टिव के लिंक से उसे अब ये सारी कहानी समझ आ चुकी थी। वो समझ चुका था कि रियू और उसकी बहन के पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे और उन्हीं पैसों का जुगाड़ करने के लिए रियू ने उसकी बेटी को किडनैप किया था। खैर, इन सब के पीछे की वजह चाहे कुछ भी हो, लेकिन पार्क तो हर हाल में अपनी बेटी के कातिलों से बदला लेना चाहता है। इधर दूसरी तरफ रियू भी उस किडनी चोर गैंग से बदला लेने के लिए तड़प रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो लोग भी इन सब के पीछे काफी हद तक जिम्मेदार थे। और आखिरकार अपनी गर्लफ्रेंड चा की हेल्प से वो एक दिन उन लोगों को ढूंढ ही लेता है। फिर इसके बाद वो उन लोगों के लेटेस्ट अड्डे पर पहुंचकर अपने बेसबॉल बैट से बड़ी ही बेरहमी से उन सबको मार डालता है और साथ ही साथ वो रिवेंज के तौर पर उन सारे लोगों की किडनीज भी निकाल लेता है। लेकिन इस पूरी घटना के दौरान रियू भी अच्छा खासा घायल हो चुका था। इधर दूसरी तरफ रियू का पता चलने के बाद पार्क के लिए चा को ढूंढना कोई बड़ा काम नहीं था। वो चा के घर पर ही उसे बंधक बनाकर बुरी तरह से टॉर्चर करने लगता है। रियू का पता लगाने के लिए वो उसे काफी हाई वोल्टेज का इलेक्ट्रिक शॉक भी देता है, लेकिन इन सब के बाद भी चा उसे रियू का पता नहीं बताती। तो आखिरकार वो कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिक शॉक देकर चा को मार देता है। लेकिन मरने से पहले चा उसे यह धमकी देते हुए कहती है कि वो किसी अंडरग्राउंड टेररिस्ट ग्रुप का हिस्सा है और उसने पहले ही पार्क का फोटो उन लोगों को देते हुए कहा था कि अगर कल को अचानक से मुझे कुछ भी होता है तो उसके पीछे यही आदमी जिम्मेदार होगा। लेकिन पार्क को उसकी इन धमकियों से कोई फर्क नहीं पड़ा और आखिरकार वो चा को मार ही देता है।
इसके बाद पार्क का अगला और सबसे आखिरी शिकार था रयू। तो डिटेक्टिव चोई की हेल्प से वो रयू के भी उस नए अड्डे का पता लगा लेता है जहाँ वो फिलहाल रुका हुआ है। वो चोरी छुपे पहले ही उस घर में पहुंचकर वहां छुप जाता है और साथ ही साथ उसने रयू के लिए एक अच्छा खासा ट्रैप भी सेट कर रखा था। देर रात के अंधेरे में जब छुपते छुपाते हुए रयू यहाँ पर आता है तो अपनी स्मार्टनेस दिखाने के बाद भी वो पार्क की जाल में फंस जाता है। पहले तो पार्क उसे बेहोश करके उसकी अच्छी खासी पिटाई करता है। इसके बाद वो रयू को अपनी कार की डिग्गी में डालकर उसी नदी के किनारे ले जाता है जहाँ उसकी बेटी की लाश मिली थी। वो रयू से कहता है कि मुझे पता है कि तुमने मेरी बेटी को जानबूझकर नहीं मारा होगा, लेकिन एक बाप होने के नाते मुझे तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक कि मैं तुम्हें खत्म ना कर दूं। इसके बाद वो पानी के अंदर ही एक बड़े से चाकू से रयू को भी मार देता है और फिर उसकी बॉडी को काफी सारे टुकड़ों में काटकर प्लास्टिक बैग में पैक कर लेता है। फिर यहाँ से कुछ दूर जाने के बाद जब वो इन प्लास्टिक बैग को छुपाने के लिए एक बड़ा सा गड्ढा खोदने लगता है कि तभी वहाँ अचानक से गुंडे जैसे दिखने वाले 4-5 लोग आ जाते हैं। पार्क तो इन लोगों को पहचानता भी नहीं था, लेकिन फिर भी वो लोग चाकू लेकर बारी बारी से उस पर हमला करने लगते हैं। असल में ये लोग उस टेररिस्ट ग्रुप का हिस्सा हैं जिसके बारे में चा ने मरने से पहले पार्क को बताया था। ये लोग पार्क से चा की मौत का बदला लेने के लिए आए थे। कुछ देर तक पार्क इनसे मुकाबला करने की कोशिश करता है, लेकिन नंबर्स में ज्यादा होने की वजह से ये लोग आखिरकार पार्क को मार ही देते हैं। एक तरफ जहाँ उन प्लास्टिक बैग के अंदर पार्क का शिकार था तो वहीं दूसरी तरफ शिकारी भी अब खुद एक शिकार बन चुका था और इस तरह से बारी बारी से इन सभी लोगों ने अपना अपना बदला पूरा कर लिया था। रयू ने अपना बदला पूरा करने के लिए उस किडनी चोर गैंग को खत्म किया, तो वहीं पार्क ने रयू को मारकर अपने बदले की आग बुझाई और आखिर में पार्क को खत्म करके उस टेररिस्ट ग्रुप के लोगों ने अपनी साथी चा का भी बदला ले लिया। और इसी के साथ खून खराबों से भरी हुई ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है।